पिछले क्लासेस में हमने समाकलन और अवकलन पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ेंगे, कलन विधि से गति के समीकरण। समाकलन अवकलन अगर आप जान लिए तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। पिछले क्लासेस में मैंने बता दिया है समाकलन और अवकलन के बारे में, क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो देखते हैं कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी पहला, s बराबर इन टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 समीकरण होते हैं, तीनों का निगमन करेंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा, कोई बहुत कठिन चीज है नहीं। देखते हैं क्या आता है। तो देखिए पहला समीकरण क्या होता है। पहला समीकरण ये वाला समझिए। पहले मान लीजिए ये क्या है, पॉइंट ए है ना, और ये क्या है, पॉइंट बी है। तो एक वस्तु है या कोई एक व्यक्ति है जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो जब वो व्यक्ति चलना प्रारंभ नहीं करेगा, मतलब वहाँ स्थिति पर खड़ा होगा, तब मान लीजिए उसका प्रारंभिक वेग u है। प्रारंभिक वेग क्या है, u है। ठीक है, और वो चलते 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 कहाँ तक पहुँच गया, b तक पहुँच गया। अब उसका वेग में परिवर्तन होगा। जैसे चुपचाप खड़े थे तो हमारा वेग क्या होगा, 0 होगा। चल नहीं रहे हैं, खड़े हैं तो 0। तो मान लीजिए u है। ठीक है, अब चलते चलते यहाँ तक वेग क्या हो गया, v हो गया। अब चलेंगे तो क्या होगा, कोई स्पीड होगा, कोई वेलोसिटी होगा। ठीक है, और वेग u था, v हुआ। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण होगा। तो एक समान त्वरण किससे गतिशील है, a से गतिशील था वो वस्तु या व्यक्ति जो मान लीजिए बाइक से जा रहा है। ठीक है, अब जब चलना प्रारंभ नहीं किए हैं, यहाँ खड़े हैं, तो टाइम भी क्या होगा, t बराबर 0। टाइमिंग उसी का काउंट होगा जो चलेंगे। गति के बारे में पढ़ रहे हैं तो गति क्या, खड़े हैं वो गति थोड़ी हुआ। तो चुपचाप खड़े हैं तो टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पॉइंट बी तक टाइम क्या हो गया, t इज इक्वल टू टी। समझ आया। यहाँ पर क्या है, u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, टाइम समय है। और यहाँ से यहाँ तक हमने कितना दूरी तय किया, s दूरी तय किया, या फिर s को आप विस्थापन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सीधी रेखा में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। समझ गए। एक बार और बताता हूँ, u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, t समय है, a त्वरण है, s दूरी है या विस्थापन है। समझ आ गया। दूरी और विस्थापन में डाउट मत होइएगा, क्योंकि सीधी रेखा में चली गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो देखते हैं प्रथम समीकरण। अब देखिए हम क्या किए, यहाँ से यहाँ तक गए, वेग था u, फिर क्या हुआ v, तो वेग में परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा से लिखता हूँ, त्वरण बराबर क्या होता है, a। त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। सभी को पता होगा त्वरण का सूत्र होता है। तो देखिए वेग क्या था, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन क्या हुआ, u वो था, फिर v हो गया, तो dv अपॉन dt। समझ आया। क्या होता है त्वरण का सूत्र, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो dv अपॉन dt, क्यों, v क्या है, वेग है, और t क्या है, टाइम है। वेग में परिवर्तन बटा समय, d क्यों लगा रहे हैं, d बाई डी टी, ये होता है अवकलन, क्योंकि कलन विधि से पढ़ रहे हैं, इसलिए dv अपॉन dt। समझ आया। अब देखिए ये इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, a dt, और ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा ना, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब a, तो एक से गुणा होगा तो इधर क्या आएगा, dv ही आएगा। एक को लिखने का जरूरत नहीं है, तो आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया। या इसको मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। ये हो गया। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। प्रारंभिक वेग क्या था, u, फिर क्या हो गया, v, ये हो गया इसका लिमिट। इस वाले को देखिएगा ना, d के बाद क्या लगा है उसमें फोकस करिएगा, ये टाइम है। तो टाइम क्या था, पहले 0, फिर क्या हो गया, t। समझ आ गया आपको। अब देखिए इसका अवकलन, समाकलन क्या होता है, समाकलन, चूंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होता है, x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। पिछला क्लास में मैंने बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख के आ जाइएगा कोई डाउट हो तो यहाँ पर dx था तो x हुआ, और अगर dv हो तो क्या आ जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv की जगह v हो जाएगा, इसका समाकलन करके, है ना। और लिमिट लगाते हैं, क्या लिमिट लगाऊंगा, ऊपर में v नीचे में u, बराबर कर देते हैं। आगे देखते हैं। देखिए a क्या है, कांस्टेंट, a क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा बाहर,
ये क्या है टी। अब देखिए डी एक्स का समाकलन क्या था, डी एक्स का समाकलन क्या है एक्स है, डी एक्स का समाकलन एक्स है, तो डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट था बाहर निकल गया और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ टी। समझ आया, लिमिट क्या था 0 से टी। समझ आया आपको। अब देखिए क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस लिख के ये जो वैल्यू है उसकी जगह क्या लिखते हैं ऊपर वाला लिमिट, फिर माइनस लगा के नीचे वाला लिमिट। सेम काम यहाँ ए है और इधर क्या है जुड़े में है, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाया, चलिए बड़ा ब्रैकेट है बड़ा लगा लीजिए, क्या था टी है और फिर माइनस लगा के नीचे को लिखते हैं। समझ आया, क्या हो जाएगा ये तो v माइनस यू ही होगा और ये क्या हो जाएगा ए का टी से गुणा होगा तो एन टी हो गया, और ये क्या है -0, तो ए का 0 से गुणा होगा तो क्या होगा 0, तो उसको लिखने का ज़रूरत है नहीं, मिटा देता हूँ। समझ आया। अब देखिए इतना समझ आया आपको, आगे लिखता हूँ, ये वैल्यू आया। पहला समीकरण क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। ये देखिए v है, ये u माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, और ए टी तो पहले से प्लस में है तो प्लस ए टी। ये हो गया हमारा प्रथम समीकरण, नोट करिए। फिर देखते हैं आगे। अब देखिए गति का द्वितीय समीकरण, हमारा प्रारंभिक वेग था u, अब ये परिवर्तन होकर क्या हो गया v, क्या हो गया v, तो उसी वेग को लिखेंगे, तो वेग क्या हो गया परिवर्तित होके v। तो वेग बराबर क्या होता है हम क्या जानते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, सभी को पता होगा। तो वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन क्या हो रहा है s, टाइम क्या है t, d लगाएंगे यहाँ ds अपॉन डी टी। क्यों, क्योंकि कलन विधि से पढ़ रहे हैं, तो ds अपॉन डी टी ये क्या होता है अवकलन होता है। अब देखिए इसका गुणा इससे होगा, ऐसे होगा ना, तो क्या हो जाएगा v डी टी, और ये इधर कुछ नहीं है मतलब एक, इसका गुणा एक से होगा तो क्या हो जाएगा ds, इस एक को लिखने का जरूरत नहीं है। आगे देखिए इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ds इज इक्वल टू हो गया v डी टी। अब देखिए समाकलन का चिन्ह लगाइए, ds, d के बाद क्या है s, यहाँ d के बाद क्या है t, तो s को फोकस करिए। अब देखिए जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, चलना प्रारंभ नहीं किया हूँ, कोई दूरी तय किया हूँ क्या, नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर मेरा दूरी कितना होगा या विस्थापन कितना होगा 0। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना दूरी तय किया s, पहले मेरा दूरी क्या था 0, जब मैं चुपचाप खड़ा था कहीं नहीं जा रहा था। अब दूरी कितना तय कर दिया, लास्ट में क्या हो गया s दूरी में तय कर लिया, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 से s। ये देखिए यहाँ टाइम है तो टाइम पर फोकस करिए, टाइम क्या था चुपचाप खड़ा था, टाइम था 0, और यहाँ तक पहुँचने मेरे को टाइम क्या लगा t। समझ आ गया, दाल भात है जी, एकदम इजी है, इतना समझ गए। अब देखते हैं आगे। प्रथम समीकरण से हम क्या पढ़े, इस v का वैल्यू क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी, इसी वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, v का वैल्यू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, ठीक है, और ये क्या है डी टी। इतना समझ आया, लिमिट क्या है 0 से t, इधर क्या है लिमिट 0 से s ds, इतना समझ आया। अब लिखता हूँ आगे, उसको वैसे ही रखिए, यहाँ 0 से s ही रखिए और यहाँ रखिए ds, ये लिखा मैं। अब इस वैल्यू को लिखता हूँ, क्या हो जाएगा ये वैल्यू 0 से t रखा। अब देखिए इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा ना तो u डी टी होगा, u डी टी प्लस क्या है, इसका गुणा इससे होगा तो क्या होगा ए टी डी टी, ए टी डी। इतना समझ आएगा, समाकलन पढ़ लिए, इतना समझ गए। पिछले क्लास में समाकलन पढ़ लिए, क्या सीखा हमने, देखिए इस प्रकार से दिया हो प्लस और ये दो वैल्यू हो अलग अलग, है ना, दो वैल्यू क्या हो ऐसे हो एक साथ हो तो अलग अलग हो जाता है। कैसे हो जाएगा u डी टी, इसका अलग समाकलन करेंगे, 0 से t लिमिट लगा दो, दोनों के लिए लिमिट है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा ए टी डी टी, यहाँ भी लिमिट क्या लगा दो 0 से t। समझ आ गया। अब इधर क्या है 0 से s ds, है ना। अब इसको वहीं वैसे ही रखो, 0 से s ds रखो, और u कांस्टेंट है बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा 0 से t dt प्लस
यहाँ लिमिट क्या है 0 से t, एक कांस्टेंट है बाहर और यहाँ क्या हो जाएगा t dt। समझ आया? इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि करके इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू क्या होता है x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का वैल्यू क्या हो जाएगा s हो जाएगा। तो इस ds की जगह क्या रखूँगा s। लिमिट क्या है यहाँ पर है 0 से s, 0 से s है ना। अभी लिखता क्या है u कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x है तो इंटीग्रेशन ऑफ dt का वैल्यू क्या हो जाएगा t। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ dt का वैल्यू क्या आ जाएगा t। लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ 0 से t प्लस a है, कांस्टेंट है बाहर। अब देखिए एक और सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इज इक्वल टू होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1, इतना होता है। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक इसके पावर क्या है एक, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t के पावर n की जगह क्या है 1, तो n की जगह क्या हो जाएगा 1, +1 होता है तो +1 लिखो, n+1 यानी कि 1+1 क्या हो जाएगा 1+1 क्या हो जाएगा t प्लस 1+1 2 हो जाएगा, तो t का स्क्वायर हो गया अपॉन 1+1 2। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या मिल गया हमको t का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया वैल्यू। लिमिट क्या है 0 से t। आपको आ गया होगा भली भारती समझ। अब देखते हैं आगे। ठीक है, क्या करते हैं s लिखूंगा ऊपर वाला वैल्यू इस वैल्यू की जगह, फिर माइनस लगा के नीचे वाला वैल्यू। समझ आया? क्या लिखूंगा s लिखूंगा ऊपर वाला वैल्यू इस वैल्यू की जगह, फिर माइनस लगा के ये नीचे वाला वैल्यू। ठीक है, अब क्या है u, ऊपर वाला वैल्यू लिखूंगा इसके जगह, फिर माइनस लगा के नीचे वाला वैल्यू। समझ आया? प्लस लगाऊंगा, a कांस्टेंट है बाहर, इस वैल्यू को t के जगह लिखूंगा तो क्या हो जाएगा t² अपॉन 2 माइनस इस t के जगह नीचे वाला वैल्यू रखूंगा 0 है तो 0² अपॉन 2। समझ आ गया? s माइनस 0 क्या हो जाएगा s हो जाएगा, u का t से गुणा होगा तो ut हो जाएगा, u का 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो उसको लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, लगा दूंगा प्लस, इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा at² अपॉन 2 हो जाएगा। समझ आएगा? यहाँ पर क्या होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0² अपॉन 2 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो a का 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा ना, तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या हो गया s बराबर ut। ठीक है, प्लस लगा है, प्लस लगाया, इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 1/2 at²। तो गति का द्वितीय का समीकरण क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ at²। क्या मिला यहाँ s बराबर ut प्लस हाफ at², यही है गति का द्वितीय समीकरण, निकल गया। चलिए करिए नोट, देखते हैं आगे देखते हैं तीसरा समीकरण क्या होता है v² बराबर u² प्लस 2as, इसका निगमन करेंगे। तो क्या है देखिए प्रारंभिक वेग u है और s दूरी तय करने पर उसका वेग क्या हो गया v हो गया, है ना। वेग में क्या हुआ परिवर्तन हुआ, तो क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, तो त्वरण लिखूंगा मैं, त्वरण a बराबर क्या होता है dv अपॉन dt, इसको अभी बताया हुआ है। समझ आया? अब देखिए क्या करूंगा मैं, ds का गुणा व भाग करने पर, ds का गुणा और भाग करूंगा किधर, इधर करूंगा, तो क्या आ जाएगा ds अपॉन ds, dv अपॉन dt। देखिए गुणा और भाग किया, ये हो गया गुणा और बट्टे करके लिखा वो हो गया भाग। तो ऐसा क्यों किया, इन दोनों को काटूंगा तो वैल्यू वापस से इतना आ जाएगा, है ना, तो ये ऐसे इसलिए कर दिया मैं। अब देखिए क्या हो जाएगा a बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ds अपॉन dt। देखिए ये दोनों क्या है गुणे में है, तो किसी को भी मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। तो क्या लिखा मैं ds अपॉन क्या लिखा dt इंटू क्या है dv अपॉन, इसको क्या लिख देता हूँ ds। यहाँ पर बताइएगा चूंकि करके ds अपॉन dt बराबर क्या होता है v होता है।
तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इस डी एस अपॉन डी टी की जगह क्या लिख दूंगा, वी लिख दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एस। समझ आया आपको, इतना वैल्यू मिला। अब आगे देखिए, इधर लिखता हूँ। अब इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा, ए डी एस। इसका गुणा इससे हुआ तो क्या हो गया, ये वाला ए है तो ए डी एस बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, वी डी वी, तो मैं लिख दूंगा वी डी वी। इतना समझ आया आपको? या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी किधर भी लिखिए। अब देखिए डी के बाद जो वैल्यू होता है उसको देखते हैं। तो डी के बाद वैल्यू क्या है, वी। तो वी क्या है, वेग। तो प्रारंभिक वेग यू था, फिर हुआ वी। ठीक, यहाँ पर क्या है, एस। एस क्या है, दूरी। तो दूरी क्या था, पहले 0 था, फिर क्या हुआ, एस। समझ आया आपको? अब देखिए मैं क्या बताया, लिख रहा हूँ फिर यहाँ से। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। तो यहाँ एक के पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v के पावर क्या है, 1 dx। तो क्या हो जाएगा, v के पावर 1+1 अपॉन 1+1, तो क्या हो जाएगा, v के पावर 2 अपॉन 1+1 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, v के पावर 2 अपॉन 2, ये ब्रैकेट लगाओ। लिमिट क्या है, u से v। समझ आया आपको, u से v इसका लिमिट है, और इसका समाकलन किए तो इतना वैल्यू है। अब क्या है, एक कांस्टेंट है, बाहर रखिए, अंदर क्या है देखिए। और एक चीज़ क्या बताया मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू क्या होता है, x होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ds है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का वैल्यू क्या हो जाएगा, s। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds के जगह ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ, s। इसका लिमिट क्या दिया है, 0 से s। समझ आया आपको? आगे लिखता हूँ। अब देखिए ऊपर वाला वैल्यू रखते हैं इस वैल्यू की जगह, तो v² अपॉन क्या हो जाएगा 2, माइनस लगाओ, फिर इसके जगह क्या लिखो, नीचे वाला वैल्यू u² अपॉन 2 बराबर उधर, इसको मिटा रहा हूँ, ये सब तो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसको मिटाता है। अब देखिए इधर हो गया, अब इधर देखिए, इधर क्या था, एस ए बी। ऊपर वाला वैल्यू लिखते हैं इस वैल्यू की जगह, फिर माइनस लगा के नीचे वाला वैल्यू, तो नीचे वाला वैल्यू क्या है, 0 है। समझ आया? देखिए यहाँ क्या है, v²। हर समान हो तो ऊपर वाला अंक जुड़ता है या घटता है, नीचे एक ही लिखाता है, दोनों में से एक ही लिखाता है। दो तो दोनों में से एक को लिखूंगा, यानी इन दोनों में से एक ठो को लिखूंगा मैं, किसी को भी, और ऊपर वाला जुड़ जाता है या घट जाता है। समझ आया? ऐसे होता है ना, इतना तो जोड़ घटाव आपको आता होगा। इधर क्या हो जाएगा, a का s से गुणा होगा तो हो जाएगा as, और 0 से गुणा होगा a का तो 0 होगा, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है, v² माइनस u²। अब ये 2 उधर जाके क्या होगा, गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 2as। समझ आया आपको? हमको इतना वैल्यू मिला। अब देखिए आगे क्या होगा, v² है, ठीक, ये u² माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये 2as पहले से प्लस में था। v² बराबर u² प्लस 2as, यही होता है गति का तृतीय समीकरण। तो गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, तीनों समझ आ गया, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया मैंने। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।